नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम का उद्घाटन किया। पीएम के साथ इस मौके पर संग्रहालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। 3 मूर्ति भवन पहुंचे पीएम ने इस दौरान म्यूजियम का टिकट भी खरीदा। नेहरू म्यूजियम को अब नए सिरे से विकसित कर यहां देश के सभी प्रधानमंत्रियों से जुड़ी यादों और उनके योगदानों और उनकी कहानियों को दिखाया गया है। दिल्ली में नेहरू स्मारक और लाइब्रेरी परिसर में ये म्यूजियम बनाया गया है। करीब 271 करोड़ रुपए की लागत से बने इस म्यूजियम में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन दर्शन को विस्तार से संग्रहित किया गया है। लोकतंत्र में सबका ध्येय एक ही होता है, देश का विकास। इसलिए ये म्यूजियम सिर्फ प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियां, उनके योगदान तक सीमित नहीं है। ये हर विषम परिस्थितियों के बावजूद देश में गहरे होते लोकतंत्र, हमारी संस्कृति में हजारों वर्षों से फले फूले लोकतांत्रिक संस्कारों की मजबूती और संविधान के प्रति सशक्त होती आस्था का भी प्रतीक है। दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा और भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। हर साल 14 अप्रैल को पूरा देश बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाता है। देश के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनके अनगिनत योगदान का सम्मान करते हुए उन्हें और उनके विचारों को याद करते हैं। इस मौके पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ ही तमाम बड़े नेताओं ने ट्वीट कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबेडकर की जयंती पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। सीएम योगी ने अंबेडकर जयंती पर श्रद्धांजलि दी और हजरतगंज में सीएम योगी ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। और अब बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग को लेकर। इस जंग को 50 दिन पूरे हो चुके हैं और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन यानी कि करीब 6089 करोड़ रुपए की मिलिट्री सहायता को मंजूरी दी है। रूसी हमले से निपटने के लिए दी जा रही इस सहायता में तोप, बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। वहीं रूस ने अमेरिकी संसद के 398 सदस्यों को ट्रैवल बैन लिस्ट में डाल दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका की ओर से पिछले महीने रूसी सांसदों पर बैन लगाया गया था। इसके जवाब में रूस ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा रूस ने कनाडाई सीनेट के 87 सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। रूस ने कहा कि आने वाले समय में इस लिस्ट में और भी अमेरिकी नागरिक शामिल किए जाएंगे। बता दें कि अमेरिका में 24 मार्च को 450 सीटों वाली रूसी संसद ड्यूमा के 328 सदस्यों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की थी। और फिलहाल ये जो फैसले लिए गए हैं अमेरिका की तरफ से और इससे पहले जो रूस ने फैसले लिए एक दूसरे के सीनेटर्स को बैन करके, उससे क्या राजनीति पर और क्या देश में शांति की जो उम्मीद की जा रही है इन दोनों देशों में, उस पर फर्क पड़ेगा। बात करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, अमेरिका रूस के जो राष्ट्राध्यक्ष के साथ ही जो वहाँ के सियासतदान हैं उन पर बैन लगा रहे हैं, इसी तरह से अमेरिका कर रहा है। आपको क्या लगता है जो शांति की उम्मीद है वो इन बैन के साथ धीरे धीरे खत्म होती नजर आती है? क्योंकि जब भी दो देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं दूसरे देशों के साथ या आपस में बैठकर मिलते हैं, एक मंच साझा करते हैं, शांति की वार्ता करते हैं, तो कुछ गुंजाइश बचती है, लेकिन अब वो गुंजाइश भी खत्म होती नजर आ रही है।
सही कहा कि शांति स्थापना की गुंजाइश कम होती लग रही है। जिस तरह का अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कंट्री जिस तरह का तो पोजीशन ले रहे हैं और जिस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं और जिस तरह की सहायता की अपील कर रहे हैं और स्वयं सहायता दे रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कोई शांति स्थापित होगी। अगर शांति स्थापित हो भी जाती है, युद्ध विराम हो भी जाता है, तो दुनिया का स्वरूप बदल के रहेगा, ये स्वरूप नहीं रहेगा। क्योंकि अमेरिका के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि अमेरिका अपना वर्चस्व को दुनिया पे कैसे बनाए रखे, और अमेरिका के वर्चस्व को भविष्य में चुनौती मिलेगी। अगर युद्ध विराम हो गया, शांति स्थापना हो गई, तो भी अमेरिका का वर्चस्व बना नहीं रह सकता। क्योंकि जो अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखे, उनका जो अब्सेंट रहने वाले जनता ज्यादा है, क्योंकि देश तो नंबर तो अमेरिका के पक्ष में ज्यादा हो गया वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ में, लेकिन लगभग 70-75% पब्लिक है दुनिया की, वो अमेरिका के साथ उस रूप में नहीं है। तो अमेरिका के वर्चस्व के विरुद्ध तो एक वातावरण बनेगा, एक माहौल बनेगा। उस माहौल के बनने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या हाल होगा, ये चिंता का विषय है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ अफगानिस्तान को लेके भी और अभी यूक्रेन को लेके भी असहाय महसूस कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास एक ही चीज है, वो मानवीय सहायता दे। मानवीय सहायता पैसे से आती है, कहाँ से पैसा कैसे मोबिलाइज करे, तो ये तो फाइनेंशियल संकट रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ में। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्वरूप बदलेगा कि किस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाया जाए, इसके चिंतन मंथन होगा। तीसरा, एक महत्वपूर्ण पक्ष मुझे ये लग रहा है कि अभी तक दुनिया की अर्थव्यवस्था है वो डॉलर से निर्धारित रही है। तो अब डॉलर का जो वर्चस्व अमेरिका के वर्चस्व का मुख्य आधार था, वो भी मुझे लगता है कमजोर होगा। क्योंकि भारत और चीन जैसे देश हैं, भारत भी रूबल में व्यापार रशिया से करेगा, चीन से भी अगर चीन के करेंसी में व्यापार शुरू हो गया तो अमेरिकन डॉलर का भविष्य खतरे में होगा, वर्चस्व का भविष्य। तो ऐसी स्थिति में एक दुनिया का स्वरूप बदलेगा। इस बदलते स्वरूप में जो सबसे खतरनाक स्थिति उभरेगी वो यह है कि जन सामान्य की मदद के लिए, जन कल्याण के कार्यक्रमों के लिए पैसा नहीं होगा, और वो जन कल्याणकारी कार्यक्रम या गरीबी उन्मूलन का मामला है वो बहुत कमजोर हो जाएगा। वो इसलिए होगा कि हर देश अपनी सुरक्षा को मिलिट्री के द्वारा, मिलिट्री को मजबूत करके करना चाहेगा। क्योंकि हर देश अपने आप को खतरा महसूस करेगा कि दूसरा देश किस अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो अविश्वास पर आधारित हैं। तो कोई देश अगर अश्योरेंस भी करे तो दूसरा विश्वास नहीं करेगा। तो इस तरह का एक चेन रिएक्शन होगा कि सब देश सैनिक साजो सामान खर्चा बढ़ाएंगे, और उससे सैनिक साजो सामान पे खर्चा बढ़ने से जो मानव कल्याण की गतिविधि होनी चाहिए वो कमजोर होगी। तो निश्चित रूप से दुनिया का स्वरूप बदलेगा। और अभी आज की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन का जिस तरह का दृष्टिकोण है वो कहीं शांति स्थापना या युद्ध विराम की तरफ नहीं है। जबकि यूरोपियन यूनियन के देश जर्मनी और फ्रांस ने प्रारंभ से ही प्रयास किया है। प्रारंभ में ही फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर अमेरिका गए, उधर रशिया भी गए, और उन्होंने प्रयास किया कि इस युद्ध को टाला जा सके, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन की जिद की वजह से नहीं टाला जा सका। तो मुझे लगता है कि जो एंग्लो अमेरिकन कंट्रीज हैं जिनका उसमें इन्फ्लुएंस है वो कुछ है ना ज्यादा कंजर्वेटिव, ज्यादा जिद पकड़े हुए हैं। जबकि यूरोपियन यूनियन ये चाहती है कि उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। तो अब इस सब में यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। यूक्रेन में ऑलरेडी इतना डैमेज हो चुका है कि आने वाले लगभग आधी सदी तक वो रिकवर नहीं कर पाएगा, और अभी साजो सामान देके और उस तरह से यूक्रेन की जनता को भड़का रहे हैं, उससे और ज्यादा स्थिति यूक्रेन में हालात खराब होगी। क्योंकि लगभग 1/4 पब्लिक है वो डिस्प्लेस हो चुकी है, बहुत से यूक्रेन से बाहर भी जा चुके हैं, बाहर भी मिलियंस लोग आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन को सबसे ज्यादा डैमेज होगा, वो रिकवर नहीं कर पाएगा आने वाले लंबे समय तक। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से इसको डील किया जाए, ये एक बहुत चिंता का विषय है। तो किया क्या जाए इसके लिए, ये और क्या नेटो का और विस्तार किया जाएगा या नेटो को डिस्बैंड कर दिया जाएगा? मुझे लगता है कि नेटो जैसे और अलायंस बनेंगे, जैसे रशिया लेड है
वो पहले से रशिया ने एक अलायंस बना रखा है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अर्मेनिया, बेलारूस और ये सेंट्रल एशिया के 5 देश हैं, रशिया है। तो इस तरह के संगठन मुझे लगता है जैसे यूरेशियन यूनिटी बनेगी, उसमें डॉलर में व्यापार शुरू हो जाएगा, जैसे शंघाई कोऑपरेशन है या ब्रिक्स है, इस तरह के संगठन हैं, उनका मजबूत होंगे और उनका रोल भी बढ़ेगा मजबूत के साथ साथ। तो दुनिया का स्वरूप तो बदलेगा, लेकिन आज की स्थिति यह है कि मानवीय त्रासदी जिस तरह की यूक्रेन में हो रही है और उसको शांति स्थापना की जगह अमेरिका जैसा देश है और ज्यादा आग में घी का काम कर रहा है। मेरे ख्याल से ये अच्छा दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार देश को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन अमेरिका का धर्म संकट सिर्फ इतना है कि वो अपने वर्चस्व को चुनौती स्वीकार करना नहीं चाहता। वो ये चाहते हैं कि मेरा वर्चस्व किसी न किसी रूप में बना रहे, और दुनिया के सब देशों में अमेरिका ने लगभग अपने मिलिट्री के बेस बना रखे हैं। तो अमेरिका में सब देशों में अपना विस्तार कर रहा है, अपना प्रभाव जमाए हुए है। यूरोप में भी अपने सैनिक बढ़ा दिए हैं, ईस्ट एशिया में पहले से हैं, साउथ ईस्ट एशिया में पहले से हैं। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से डील किया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ को कैसे मजबूत किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और अमेरिका जब खुद का इंटरेस्ट आता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात भी नहीं मानता है। जैसे क्लाइमेट पेरिस एग्रीमेंट है, उससे विड्रा कर लिया था, यूनेस्को से विड्रा कर लिया था ट्रंप के टाइम में। तो वो अमेरिका सिर्फ अमेरिकन इंटरेस्ट की बात करता है और उसमें मानवीय या वैश्विक दृष्टिकोण होना चाहिए, उस तरह का मुझे नहीं लग रहा है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल और, क्या आपको लगता है जैसा आपने बताया भी कि अब जो है दुनिया का ना सिर्फ जियोलॉजिकल मैप बल्कि पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक मैप होता है वो बदलने वाला है? रूप से यही मैं कह रहा हूँ कि दुनिया का स्वरूप बदलेगा, और केवल दुनिया का स्वरूप नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका स्वरूप बदलेगा। जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF, इनका दृष्टिकोण अमेरिका की तरफ होता था, तो इनके विकल्प के रूप में कुछ उभर कर सामने आएंगे। जैसे ब्रिक्स बैंक है या शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप है, ब्रिक्स बैंक है या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसका चाइना में ऑफिस है। इस तरह के जो नए संगठन बन रहे हैं उनकी भूमिका निश्चित रूप से बढ़ेगी, और उसकी भूमिका बढ़ेगी तो मेरे ख्याल से एक वैश्विक स्वरूप सामने आएगा। अभी तक के जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं उनका बैलेंस है वो वेस्टर्न कंट्रीज पर्टिकुलरली अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ झुका हुआ है, उनका संतुलन। तो उस संतुलन को सही करने में मेरे ख्याल से ये सकारात्मक कदम होगा, इसको नकारात्मक नहीं मान सकते। लेकिन वेस्टर्न मीडिया है वो इसको नकारात्मक सिद्ध करने की कोशिश करेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो सामने आई है, पश्चिमी देश अमेरिका, ब्रिटेन या दूसरे देश वो उदारवाद की बात करते हैं, और उदारवाद में ये मान के चल रहे थे कि स्टेट को फ्रीडम में या ग्रोथ में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। लेकिन यूक्रेन से एक चीज सामने आ गई कि कॉर्पोरेट, मीडिया और स्टेट तीनों में एक नेक्सस बना हुआ है जो कि जनसामान्य के अगेंस्ट में है। तो और जनसामान्य के अगेंस्ट में होने की वजह से जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो उनके प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण नहीं बनाए हुए हैं। तो उदारवाद का जो बेसिक लक्षण था कि स्टेट फ्रीडम और ग्रोथ के एनिमी है वो एक्सपोज हो चुका है। बिल्कुल। कॉर्पोरेट और मेन स्ट्रीम मीडिया और स्टेट तीनों में एक नेक्सस बना हुआ है जो जन सामान्य के अगेंस्ट में, स्वयं के कंट्री में भी और दुनिया के दूसरे भागों में भी ऐसी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट उभर कर सामने आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। ये बात सही है कि अभी ये युद्ध कितने दिन चलेगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस युद्ध के बाद जाहिर तौर पर पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। कई नए संगठन खड़े हो सकते हैं जो शांति के रास्ते में जा सकते हैं, लेकिन साथ ही इन दोनों देशों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि अब इन देशों को इस घाटे को, ये जो नुकसान इनको हुआ है आर्थिक तौर पर, इसको रिकवर करने के लिए कितना वक्त लगेगा, और साथ ही दुनिया के जो बाकी देश हैं उन देशों की जो सोच है अपनी सुरक्षा को लेकर उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और उसकी वजह से जो पैसा गरीबों के विकास में, गरीबी से निपटने में, भुखमरी से निपटने में इस्तेमाल होता है, उसे अब सेना को मजबूत करने के लिए खर्च करने को लेकर देशों की मानसिकता बदलेगी। अगली बड़ी खबर है कोरोना को लेकर। नोएडा के स्कूलों को गौतम बुद्ध नगर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हेल्थ एडवाइजरी इशू की गई है। दरअसल यहां के कुछ स्कूलों में एक के बाद एक कई सारे विद्यार्थियों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हाल ही में 10 और छात्रों के कोविड पॉजिटिव होने के बाद जिले में कुल पॉजिटिव केस की संख्या 90 पहुंच गई है।
और इस वजह से स्वास्थ्य विभाग ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि अगर उनके स्कूल में किसी भी छात्र को खांसी, जुकाम, डायरिया जैसे कोविड-19 का कोई भी लक्षण हो तो विभाग को इसकी सूचना दी जाए। पिछले दिनों जिले के एक स्कूल में 3 टीचर्स और 13 विद्यार्थियों के कोविड पॉजिटिव आने के बाद स्कूल ने ऑफलाइन क्लासेस बंद कर ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। अगली बड़ी खबर है बॉलीवुड से। बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आज शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की शादी के चर्चे महीनों से हो रहे थे। 13 अप्रैल को दोनों की मेहंदी सेरेमनी थी और इसमें करीना कपूर, करिश्मा कपूर से लेकर पूजा भट्ट तक ने शिरकत की। दोनों ने पंजाबी रीति रिवाज से शादी की। साथ ही अपनी शादी को सुपर सीक्रेट बनाए रखने के लिए दोनों ही कलाकारों और उनके परिवार की तरफ से सुरक्षा काफी कड़ी की गई। कपूर खानदान से लेकर भट्ट फैमिली तक के सदस्यों को सज धज कर आते हुए इस कार्यक्रम में देखा गया।